दोस्तों नमस्कार, केबी एज वर्ल्ड के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं फंडामेंटल जो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और कुछ टर्म होते हैं फिजिक्स के, उसको लेकर के मैं आपके सामने हूँ। इसमें मोमेंटम और इम्पल्स दो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण ये फिजिकल जो क्वांटिटीज है उसको हम लोग आज जानेंगे। मोमेंटम मोमेंट से बना हुआ। मोमेंटम होता क्या है कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मास एंड वेलोसिटी। किसी ऑब्जेक्ट का जो है मास है और उसकी जो वेलोसिटी है, उस दोनों का जो गुणनफल होता है उसे ही मोमेंटम कहा जाता है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यह वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें चूंकि वेलोसिटी है इसमें, तो इसीलिए वेलोसिटी तो डायरेक्शन के बिना होगा नहीं, तो इसलिए जो है यह वेक्टर क्वांटिटी है। मीनिंग इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसको मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ए क्लोज सिस्टम। अगर कोई सिस्टम क्लोज्ड है तो वहाँ मोमेंटम कंजर्व रहता है। मीनिंग द टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर एन इंटरेक्शन इज द सेम। यानी अगर टक्कर होता है तो उससे पहले का मोमेंटम और उसके बाद का जो मोमेंटम है वो सेम होगा। अब आते हैं इम्पल्स में। इम्पल्स क्या है? इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है उसे इम्पल्स कहते हैं। इट इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय द टाइम ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड। यह क्या होता है कि इसमें यह बराबर होता है जो किसी भी अ, मतलब वस्तु पर अगर बल लग रहा है तो यह बराबर होगा, या इम्पल्स जो है वह बराबर होता है कि फोर्स जितना लग रहा है उसमें हम टाइम जो है उसको उससे जो मल्टीप्लाई करते हैं कि कितना देर तक वो फोर्स उस पर अप्लाइड हुआ, कितना समय तक जो है, तो उसको इम्पल्स कहा जाता है। यानी इम्पल्स जो है वह कैलकुलेट करता है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज एन ऑब्जेक्ट्स मोमेंटम। किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को चेंज करने में कितना समय लगता है, उसको जो है वह जो है उसे हम इम्पल्स कहते हैं। दूसरा आता है मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम। जो अब देखिए मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम क्या है। द मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम स्टेट्स दैट, ये बताता है कि दैट द इम्पल्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर जो इम्पल्स अप्लाइड होता है वह बराबर होता है, इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स मोमेंटम। उसके मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है वो उसके बराबर होता है। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि मोमेंटम क्या है, तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो होगा मोमेंटम। इम्पल्स की अगर बात की जाए तो मोमेंटम, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है वह इम्पल्स बताता है। वह क्या होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वह कितना समय में उसको मोमेंटम को चेंज करता है, वो हमारा इम्पल्स को शो करता है। और मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम वही है कि मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम स्टेट्स, ये बताता है कि द इम्पल्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो इम्पल्स अप्लाइड हो रहा है वो बराबर किसके होता है, तो उसके मोमेंटम में जो चेंज हुआ उसके बराबर होता है। यही मोमेंटम इम्पल्स थ्योरम है। अब आते हैं आगे के टर्म में। जैसे पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? यह वह एनर्जी है किसी ऑब्जेक्ट का जो उसके स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा संचित होती है, टू इट्स पोजीशन और स्टेट। व्हाइल काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यह क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके चलते जो उसमें एनर्जी है वह काइनेटिक एनर्जी होती है। यह दोनों फॉर्म जो है, यह दोनों एक दूसरे से, चाहे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों इंट्रिंसिकली लिंक्ड यानी कि कनेक्टेड होता है। क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट अस्थिर अवस्था में है तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ऊर्जा संचित है, लेकिन जैसे ही वो मोशन में आ जाता है तो वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरह ये वाइस वर्सा, पे रुक गया तो वहीं स्टोर्ड हो गया एनर्जी। तो जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है कि एक बॉल अगर हिल पर रखा हुआ है तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू इट्स पोजीशन, लेकिन जैसे ही वो नीचे रॉल्स करना शुरू करता है डाउन द हिल, द पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। एज द बॉल गेन्स स्पीड, जैसे ही बॉल स्पीड पकड़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। तो कहने का मतलब कि यह जो है
वहीं पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और वहीं अगर कोई ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी कर रहा है और अचानक से रुक गया वो, तो समूची एनर्जी वो स्टोर किस रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हो जाएगी। फिर आते हैं सर्कुलर मोशन। अगर कोई वस्तु कर रहा है तो वहाँ एक फोर्स लगता है, उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और तीसरा एक मोशन है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, नाम से स्पष्ट है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। इसे सर्कुलर पाथ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस जगह पर वह जो है सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है उसके केंद्र की ओर, उसे खींचता है, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। वह क्या होगा, या कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो वह ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का परपेंडिकुलर होता है वो फोर्स जो, और वो किधर लगेगा तो सेंटर की ओर लगता है। इस फोर्स के कारण क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है अपना डायरेक्शन हर हमेशा चेंज करते रहता है और सर्कुलर मोशन को मेंटेन कर पाता है। दूसरा आते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यह जस्ट इसका उल्टा है। सेंट्रीपिटल फोर्स किसी चीज को केंद्र की ओर खींचता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको केंद्र से बाहर की ओर भगाने में मदद करता है। Centrifugal force is the apparent force that acts on an object moving in a circular path directed away from the center of the circle. यह सर्कल के से दूर फेंकने की कोशिश कर रहा है। दिस इज नॉट ए ट्रू फोर्स, यह ट्रू फोर्स नहीं है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ट्रू फोर्स है, लेकिन यह ट्रू फोर्स नहीं, बट रेदर एन इनर्शियल फोर्स कॉज्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स कांस्टेंट चेंज इन डायरेक्शन। लेकिन यह जो है, जो इनर्शिया में है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, तो वहाँ जो फोर्स कॉज करता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है। तीसरा आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाम से स्पष्ट है, ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हो। अगर जो है कांस्टेंट स्पीड है सर्कुलर पाथ पे, तो वहाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस जगह पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करता है नेसेसरी एक्सेलरेशन टू कीप द ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन ए सर्कल। किसी सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी अगर लगातार परपेंडिकुलर है सेंट्रीपिटल फोर्स के, तो वहाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो यही होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर। सीधा समझिए कि ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उस मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। वहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स लगातार जो है नेसेसरी एक्शन कर रहा है, और उस जगह पे जो है ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है हर हमेशा परपेंडिकुलर चूंकि है सेंट्रीपिटल फोर्स के, हर हमेशा वो चेंज होते रहे। फिर आते हैं टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इससे संबंधित कई प्रश्न जो है आगे खास करके इंटरमीडिएट में और +2 में पूछे जाते हैं। ये टॉर्क एंड लीवर आर्म्स। टॉर्क की अगर बात की जाए, जिसे हिंदी में बल आघूर्ण कहते हैं। टॉर्क इज द रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ फोर्स, जो है या फोर्स का रोटेशनल इक्विवेलेंट होता है, जो कॉज होता है कॉजिंग ऑब्जेक्ट्स टू स्पिन और रोटेट अराउंड ए फिक्स्ड एक्सिस, जो तो इसमें सक्षम बनाता है कि एक फिक्स एक्सिस के चारों तरफ वो रोटेट कर सके। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क डिपेंड्स ऑन द फोर्स अप्लाइड एंड इट्स लेंथ ऑफ द लीवर आर्म। यह किस पे डिपेंड करता है, इसका मैग्नीट्यूड जो निकलेगा टॉर्क का, तो फोर्स और फोर्स इनटू जो है फोर्स लीवर आर्म का लेंथ जो है उस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टॉर्क का पता चलता है। इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। जिस जगह पे फोर्स लग रहा है लाइन ऑफ एक्शन, यहाँ देखिए, तो जैसे लीवर आर्म है यहाँ, तो यही लीवर आर्म की बात होती है कि इससे और इसमें कितना फोर्स लग रहा है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टॉर्क निकलता है जो। तो यहाँ यह जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो एक्सिस का रोटेशन जो है, तो इसी कारण से यह टॉर्क उत्पन्न होता है। अब आते हैं एंगुलर मोमेंटम। अगर एंगुलर मोमेंटम की बात की जाए तो एंगुलर मोमेंटम इज द रोटेशनल काउंटर पार्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। यह लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल काउंटर पार्ट है। लीनियर मोमेंटम जैसे जो है लीनियर लाइन पे होता है, यहाँ रोटेशनल मोशन जो है वह, या एंगुलर मोमेंटम या मतलब रोटेशन अगर कोई चीज़ कर रहा है तो उस पे होगा। जो यह डिस्क्राइब करता है ऑब्जेक्ट टेंडेंसी टू कंटिन्यू रोटेटिंग एट ए कांस्टेंट रेट। तो यह कोशिश करता है कि हमारा जो है एकदम कांस्टेंट रेट से हर हमेशा हम रोटेट करते रहें। यही टेंडेंसी जो है एंगुलर मोमेंटम कहलाती है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ a rigid body depends on its moment of inertia। यह किस पे निर्भर करेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे और एंगुलर वेलोसिटी, यह दोनों पे निर्भर करता है एंगुलर मोमेंट, एंड इज कंजर्व इन द
एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। एक्सटर्नल टॉर्क का एब्सेंस जो है उस पर यह निर्भर करता है। तीसरा है रोटेशनल डायनामिक्स। अब रोटेशनल डायनामिक्स में क्या है कि द प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम आर फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग द रोटेशनल डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज। जो रिजिड बॉडीज है उसमें जो उसका प्रिंसिपल है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का, यह जो है रोटेशनल डायनामिक्स में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है टॉर्क एंगुलर मोमेंटम का। तो टॉर्क एंगुलर मोमेंटम का जो प्रिंसिपल है ये फंडामेंटल है इस रोटेशनल डायनामिक्स को, मतलब रिजिड बॉडी का जो रोटेशनल डायनामिक्स है उसको समझने का। दीज कंसेप्ट गवर्न द मोशन ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम स्पिनिंग टॉप्स टू प्लैनेटरी ऑर्बिट्स। जो है यह जो है ये कंसेप्ट आपको रोटेशनल डायनामिक्स का ये बताता है कि मोशन ऑफ एवरीथिंग, प्रत्येक चीज जो मोशन कर रहा है, स्पिनिंग टॉप्स यानी लट्टू जो घूमता है वहां से लेकर प्लैनेटरी ऑर्बिट्स जो है वहां भी जो मूवमेंट होता है वो सारे को ये रोटेशनल डायनामिक्स बताता है। और ये एसेंशियल होता है फॉर एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम वर्क करता है उसको समझाने के लिए बहुत ही ये अच्छा माना जाता है। अब देखिए अगर बात की जाए इसमें हुक्स लॉ एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, ये हुक्स लॉ बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। हुक्स लॉ क्या बताता है? ये बताता है कि दैट द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच और कंप्रेस ए स्प्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बाय व्हिच इट इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड। ये बताता है कि किसी भी स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए या स्ट्रेच करने के लिए जितना फोर्स की आवश्यकता होती है वह प्रोपोर्शनल होता है कि कितना डिस्टेंस जो है वो स्ट्रेच हुआ या कंप्रेस हुआ। इसे ही हम हुक्स का प्रिंसिपल कहते हैं। दिस प्रिंसिपल अंडर मीन्स द बिहेवियर ऑफ मेनी ऑसिलेटिंग सिस्टम्स फ्रॉम सिंपल पेंडुलम टू कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल डिवाइस। जो है तो कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल डिवाइस काम करता है या सिंपल पेंडुलम, सभी में हुक्स लॉ का योगदान है। यह जो है ये प्रिंसिपल इसमें अपना जो है उसको समझने में अपनी भूमिका अदा करती है। हुक्स लॉ समझ गए? हुक्स लॉ क्या है? वह यह बताता है कि फोर्स कितना फोर्स आवश्यक है किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस करने के लिए, वह प्रोपोर्शनल होता है उस डिस्टेंस की जितना कि वो स्प्रिंग कंप्रेस या स्ट्रेच्ड हुआ है। तो ये अब दूसरा बात आती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी हम लोग सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे थे। तो सिंपल पेंडुलम में जैसे एक फिक्स, जैसे इसी फिगर को लेते हैं तो इस फिगर में ऊपर या नीचे एक समान दूरी ऊपर नीचे जो ऊपर नीचे ये दोलन होते रहता है, यह लगातार, इसी को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। जैसे झूला में आगे जाता है पीछे जाता है, अगर बराबर जो है उसका स्पीड कांस्टेंट हो जाए और सेम से, तो वही सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। When a mass is connected to a spring and displaced from its equilibrium position, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको डिस्प्लेस कर दिया जाए स्प्रिंग से, वह जब कोई मास कनेक्टेड है, इट विल अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन, वह सिंपल हार्मोनिक मोशन करना शुरू कर देता है जो ऑसिलेटिंग बैक एंड फोर्थ आगे पीछे वो जाते रहेगा कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से। दिस मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय sinusoidal function and has wide application in physics, engineering and even biology। इस मोशन को जो है इसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन होता है और इसका एप्लीकेशन जो वाइड है फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में और बायोलॉजी में, इसके इसका महत्वपूर्ण जो है कई ऐसे प्रिंसिपल है जिसको समझने में यह मदद करता है। और इस मोशन से जो है बहुत सारे वर्क को किया जाता है, खास करके फिजिक्स और इंजीनियरिंग क्षेत्र में तो निश्चित रूप से। तो आज इतना ही, फिर किसी अगले दिन मैं इसी वीडियो के और भी कई सारे पार्ट्स हैं, उस पार्ट्स को लेकर के आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय। अंत में जाते जाते आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।